Welcome to another session of entrepreneurship skills. Today, we will be discussing about entrepreneurial competencies. तो पिछले सेशन में हमने बात करी थी entrepreneurial एटीट्यूड्स की। हमने देखा कि उनको डिसाइसिवनेस होना है, उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होने हैं, इनिशिएटिव लेना है और परसिवियरेंस होना है। So competencies is the ability to do something well. It shows the attitudes and competencies required to become a successful entrepreneur. अभी हम देखते हैं यहाँ पे। तो attitudes हमने बात करी थी decisiveness, initiative, interpersonal skills, perseverance और organizational skills की। तो decisiveness होता है अपने बारे में जानना, opportunities को identify करना, मौके उनको पहचान में आने चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करना और प्रॉब्लम सॉल्व। और इनिशिएटिव है कि रियलाइज करना दैट यू कैन टेक एन एक्शन, आप कर सकते हैं उसके ऊपर कोई भी कार्य आप कर सकते हैं और आप कर पाते हैं, ठीक है। और इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं जहां आप लोगों को सुनते हैं, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज देते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड और स्ट्रेस मैनेजमेंट। और परसिवियरेंस है नॉट गिविंग अप, वर्किंग हार्ड, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। तो आप मेहनत करते हैं और आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और कभी भी काम छोड़ते नहीं हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आपका होता है टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, एफिशिएंसी एंड मैनेजिंग क्वालिटी। तो यहाँ पे जब हम समझते हैं, हम गलतियां करते हैं, हम उससे सीखते हैं। और अगर हम सोचें तो हम कितनी बारी गलतियां करके सीख चुके हैं और हम कितना बदल चुके हैं सालों में। तो जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो हम अपने लिए बहुत जज भी करते हैं। हमको अच्छा नहीं लगता जब हम गलतियां करते हैं क्योंकि हमने गलती करी। तो हमें उस टाइम में याद रखना चाहिए कि हम गलतियों से सीखें। तो डिसाइसिवनेस जो है हमारा इज द एबिलिटी टू मेक प्रॉफिटेबल एंड क्विक डिसीजंस। हाउ डज अ पर्सन बिकम डिसाइसिव एज एन एंटरप्रेन्योर? तो डिसाइसिवनेस जो होती है हमारी, ये एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है पर सेटिंग अप अ बिजनेस वेंचर। आपको एक अपॉर्चुनिटी देखनी है, पहचाननी है और उस पर काम करना है। एन अपॉर्चुनिटी इज अ चांस टू डू समथिंग, जनरली द राइट टाइम और द मोमेंट टू डू समथिंग। सो डिसाइसिवनेस इससे देखा जा सकता है। आप अपने आप को पहचानें कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आप कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, आपके आसपास क्या है जो आपको परेशान कर रहा है, एंड व्हाट आर यू गुड एट दैट हेल्प्स यू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। और फिर आप अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे, कहाँ पे ये बिजनेस आप कर सकते हैं, कौन से लोग हैं जिनको आप मदद करना चाहते हैं, उनके कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास क्या आइडिया है उसके लिए। फिर आप अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करेंगे, अपने आइडिया को आप समझेंगे, क्या ये काम करेगा, क्यों काम करेगा, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपके कस्टमर्स इसके बारे में क्या सोचेंगे, इस आइडिया के लिए क्या कंपटीशन है, वो देखने के बाद आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। आफ्टर स्टडिंग द कस्टमर्स एंड मार्केट, यू मे मेक चेंजेस टू योर आइडिया। व्हाट वुड बी द फाइनल आइडिया, व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर आइडियाज, और आपके कौन से स्ट्रेंथ्स हैं जिससे आप इस आइडिया को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो आइए अंकुर की कहानी सुनते हैं। अंकुर धर्मकोट हिमाचल प्रदेश में टवल बना के बेचते हैं। तो 1 साल हो गया, उनके जो तौलिए थे वो बिक नहीं रहे थे। तो वो बहुत दुखी हो गए, अपना बिजनेस बंद करने वाले थे। तभी उनको कहा गया कि अपने तौलियों को वो एक शहर में बेचें। तो वो दिल्ली में दिखाने आए और जब उन्होंने दिल्ली में दिया तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ टॉवल्स एंड प्राइस जिसके पे वो बेच रहे थे, वो सिटी के लिए ज्यादा बेहतर था। विलेज में उनके जो गांव में वो लोगों को उसका प्रोडक्ट बहुत ही महंगा लगता था। तो सिटी के लिए सॉफ्टर टॉवल्स बनाने लगे और विलेज के लिए चीपर, सस्ता वाले। तो दोनों तरफ उसके कस्टमर्स खुश हो गए। तो अंकुर के एक्शंस क्या थे, उन्होंने रियलाइज किया कि वो जो तौलिए थे वो सिटी और विलेज दोनों में बेच सकते थे। फिर बात आ रही है इनिशिएटिव की। इनिशिएटिव इज द एबिलिटी टू टेक चार्ज एंड एक्ट इन अ सिचुएशन बिफोर अदर्स। तो आपको समझना है एक अपॉर्चुनिटी है और सबसे पहले उस पर काम करना है। Once you have decided what you want to do, the next step is taking action. There are times when we recognize what action we have to take, but do not take it because we think we cannot do it.
In such times, it is important to reach out to people we are working with to help us think about ideas and motivate us to believe in our abilities. तो जब हम सोचते हैं हमें क्या करना है, हम समझ नहीं पाते हम क्या करना चाह रहे हैं, तो दूसरों से बात करके समझना बेहतर रहता है. So realize that things are in control and you can take action in a given situation. Believe that you have the ability to take action in a situation and take action. तो पहले आप सोचिए कि आप एक्शन ले सकते हैं, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, आप कंट्रोल में हैं और फिर उसके लिए एक एक्शन लें. अब हमारे पास एक और कहानी आती है एल्टन की. एल्टन को लोगों के बाल काटना और स्टाइल करने का बहुत शौक था. So Elton was always interested in hairstyling. He knew the latest international styles and would keep trying them on his friends. तो एल्टन को हेयर स्टाइलिंग का बहुत शौक था और वो अपने दोस्तों पे इंटरनेशनल स्टाइल्स ट्राई करते रहते थे. पर उसकी फैमिली चाहती थी कि वो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करे. तो वो बहुत उसने मेहनत करी और उसको समझ नहीं आया उसको करना क्या है. तो दोस्तों से बात करी उसने. तो उन्होंने कहा कि वो चीज़ कर जिससे वो अपने जीवन का अपना चार्ज ले सके. तो अपने फैमिली से उसने बात करी. उसने कहा कि उसको टैलेंट है स्टाइल करने का है और उसके पास बिज़नेस चलाने का भी एक स्किल्स है टू रन एन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर. उसने जो स्कूल और घरों में सीखा अपने बिज़नेस के बारे में. तो उसकी फैमिली कन्विंस हो गई और उसके लिए एक सैलून सेटअप किया, ब्यूटी पार्लर. तो नाउ वो अपने स्किल्स के लिए बहुत जाना माना है. तो एल्टन ने कितनी मेहनत करी वो डिस्कस कर सकते हैं आप. फिर इंटरपर्सनल स्किल्स. इंटरपर्सनल स्किल्स है डीलिंग विद रिलेशनशिप्स. यहाँ पे आपके दो या दो से ज्यादा लोगों से बात करना. तो इन आवर एवरीडे लाइफ यू आर ऑलवेज टॉकिंग टू पीपल एंड वर्किंग विद देम. बस में जाना हो, घर क्लास में किसी के साथ लंच शेयर करना हो, हम लोगों से इंटरैक्ट करते रहते हैं. ये एक एंटरप्रेन्योर के लिए भी ये बात सच है. वो अलग अलग लोगों से बात करता है. लोगों से टैलेंट उसको हायर करना पड़ता है, उनका हायरिंग करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है. और वो टीम में जो काम कर रहे हैं वो अलग हो सकते हैं, बातें उनकी करने के तरीका अलग हो सकता है और काम करने का तरीका भी अलग हो सकता है. तो एंटरप्रेन्योर को उनके साथ काम करना और उनके डिफरेंसेस को समझना पड़ेगा. तो अगर एंटरप्रेन्योर चाहता है कि उसका बिजनेस बढ़े और बेहतर हो, तो उसको लोगों के साथ काम करना पड़ता है. तो उसको इंटरैक्ट करना भी सीखना पड़ता है. इंटरैक्ट करने के तरीके कुछ ऐसे हैं. लिसनिंग. जब भी कोई बात करे तो सुनना चाहिए. कोई भी कुछ शेयर करे, वो इसीलिए शेयर करें क्योंकि उन्होंने उसके बारे में सोचा हुआ है. तो लिसनिंग विद इंटरेस्ट टू व्हाट समवन इज सेइंग हेल्प्स बिल्ड ट्रस्ट. तो किसी को अगर हम ध्यान से सुने तो भरोसा बढ़ता है. बॉडी लैंग्वेज. अगर आपके सामने कोई बैठा हुआ है जो मुंह सुजा के बैठा हुआ है या ऐसे बैठा हुआ है, फ्राउन ऑन द फेस, हैंड्स क्रॉस्ड एंड लीनिंग बैक, तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो आपको ध्यान दे रहा है. So our facial expression, gestures and postures, they're important while working with people. While listening, if you show that you're interested in talking to the person, तो वो जो सामने वाला है उसको लगेगा कि हाँ आप ध्यान दे रहे हैं, तो वो भी आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होगा. फिर बात है पॉजिटिव एटीट्यूड की. पॉजिटिव एटीट्यूड जब होता है तो हम सिचुएशंस, इंटरैक्शंस और अपने आप से बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं. हम आगे के बहुत अच्छे सोच रखते हैं. सो पीपल विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड आर होपफुल एंड सी द बेस्ट इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस. सो इफ यू हैव नेगेटिव फीलिंग्स, अगर आपको लगता है अंदर से आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप किसी से बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है. तो पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आप रखें, तो आपको जो फीडबैक मिले या कोई आपको फीडबैक दे या आप किसी को दें, तो आपको बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है. सो फीडबैक इज गिविंग इंफॉर्मेशन और क्रिटिसिज्म टू समवन टू से व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव समथिंग. तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में फीडबैक बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बगैर तो कम्युनिकेशन पूरा भी नहीं है. सो ड्यूरिंग अ फीडबैक कन्वर्सेशन एक पॉजिटिव तरीके से बात करना है. अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है कोई, तो वो भी बताएँ और ये भी बताएँ वो क्या और बेहतर कर सकते हैं. तो अगर वो अच्छे से सुनेंगे, तो वो आपके लिए भी अच्छे से ओपन माइंडेड आपने सुनना है जब कोई फीडबैक आपको दे. फिर स्ट्रेस भी मैनेज करना है. अभी कभी हुआ है ऐसा कि अगले दिन एग्ज़ाम है तो आप रात को सो नहीं पाए? तो ये स्टेट ऑफ मेंटल प्रेशर जो या टेंशन होती है उसको स्ट्रेस कहा जाता है.
तो ऐसे अलग-अलग लोगों के साथ काम करना, एक टीम में काम करना जहाँ सबके अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, इससे भी स्ट्रेस हो सकता है। तो हेल्थ और वेल-बीइंग के लिए सबको अच्छे से काम करना है। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट रेफर्स टू द डिफरेंट वेज़ टू डील विद स्ट्रेस, जिससे आप हेल्दी, पॉजिटिव और रिफ्रेश्ड फील करें। जैसे आप नेचर में वॉक कर सकते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं जैसे रनिंग या स्विमिंग, आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। फिर परसेवरेंस, जो हमने बात करी है अभी तक, इज द एबिलिटी टू कंटिन्यू टू डू समथिंग इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट। आइए रवि की कहानी सुनते हैं। 20 साल एक अच्छे से बिजनेस चलाने के बाद, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रहने के बाद लखनऊ में, रवि अपने गांव वापस जौनपुर चले जाते हैं। वहां उन्होंने कपड़े की दुकान खोलने की सोची। उन्होंने सोचा कि सिटी में उन्होंने इतना जब लखनऊ में वो कर पाए, तो वो अपनी दुकान यहाँ पे भी खोलेंगे वैसे ही। तो शुरू में लोग आए उसकी दुकान में, पर उनको जो स्टाइल था वो उनको मैच नहीं कर रहा था। उनको और वैरायटी चाहिए थी और ब्राइटर कलर चाहिए। तो रवि डिसअपॉइंट नहीं हुए, वो दुखी नहीं हुए, हताश नहीं हुए। उन्होंने सीखा इस गलतियों से। उन्होंने जो पुराने कपड़े थे अपने दोस्त को बेच दिए जो सिटी में थे, और गुड क्वालिटी कपड़े लिए उन्होंने लोकल सेलर से, और उन्होंने अपनी दुकान के सामने पोस्टर भी लगाए। और उन्होंने कोशिश ये पूरी करी कि उनकी दुकान सफल हो। सो आफ्टर रीडिंग रवि स्टोरी हम देख सकते हैं कि परसेवरेंस बाय नॉट गिविंग अप व्हेन देयर इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कुछ भी मुश्किल हो तो हम वहां पे अपना काम नहीं छोड़ेंगे। वर्किंग हार्ड टू अचीव द गोल, हम मेहनत करेंगे और अपने फेलियर्स को समझ के हम उससे सीखेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। Organizational skills refers to the ability of making optimal use of one's time, energy and resources to achieve one's goals. तो हम टाइम का, अपने एनर्जी का, अपने पूरे क्षमता को सही तरीके से अपनाएं ताकि अपने लक्ष्य तक हम पहुंच पाए। So becoming better at these organizational skills would help an entrepreneur become successful. तो सबसे पहले है टाइम मैनेजमेंट। Time management is the process of planning and following a conscious control of time spent on specific activities. यहाँ पे आपकी एबिलिटी रहती है अपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। तो क्या कर सकते हैं? आप प्लान कर सकते हैं सही तरीके से, आप गोल्स सेट कर सकते हैं, अपने लिए लक्ष्य सेट कर सकते हैं, आप डेडलाइन सेट कर सकते हैं, आप इम्पोर्टेंट वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हैं दूसरे लोगों को, और आप जो इम्पोर्टेंट टास्क है उसको पहले करें। फिर बात आती है गोल की। गोल या हमारा लक्ष्य वो है जो यहाँ पे हम पहुंचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम आज कुछ भी करें, उस लक्ष्य तक पहुंचे, तो हम ज्यादा मेहनत करते हैं, मोटिवेट करते हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। हमें डायरेक्शन मिलता है और हम बहुत मेहनत भी करते हैं। So the biggest difference between the first and second round of a game was that you had a goal for the second round. तो आपके गोल की वजह से आपने मेहनत की ताकि आप सेकेंड राउंड तक पहुंच सके। फिर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज द एबिलिटी टू डू थिंग्स वेल, सक्सेसफुली विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आप अपने टीम के साथ जब काम करते हैं तो कौन क्या काम कर सकता है सही तरीके से, उसको आप डिवाइड करते हैं काम। So efficiency can be achieved by using material that is the team's efforts, money and time well. जैसे समा की कहानी देख लेते हैं। जब उसने शुरू किया तो वो सब कुछ ही करती थी, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और मटेरियल को अलग-अलग घरों तक लेके जाने। फिर जैसे-जैसे उसका बिजनेस बढ़ा, तो उसने अपने लोगों को हायर किया। अब लोग उसके ट्रांसपोर्टेशन और सेल का काम करते थे। फिर क्वालिटी भी मैनेज करना है। क्वालिटी बिजनेस का है सेटिंग एंड मेंटेनिंग अ स्टैंडर्ड of excellence for products or services being provided to customers. So when the business venture starts growing, maintaining quality becomes the most important part. क्योंकि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तभी लोग आपसे खरीदेंगे। तो रवि की कहानी जैसे हमने देखी, उसने अपने लोकल सेलर से कपड़े तो खरीदे, पर उसने सस्ते वाले नहीं खरीदे, अच्छे क्वालिटी के खरीदे क्योंकि वो कस्टमर्स उसके लिए जरूरी थे। तो आपकी नई बुक से भी देख लेते हैं एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसी। सो एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर रिक्वायर्स सर्टेन नॉलेज, स्किल और पर्सनालिटी प्रोफाइल। तो इसको कहा जाता है कॉम्पिटेंसी या ट्रेट्स।
A competence can be defined as underlying characteristics of a person which result in effective or superior performance in a job. So entrepreneurial competencies play a key role in the success of an entrepreneur and in achievement of entrepreneurial goals. तो entrepreneurial competencies कौन से हैं? जैसे अभी हमने डिस्कस किया, टेकिंग इनिशिएटिव, सीकिंग एंड एक्टिंग ऑन एन अपॉर्चुनिटी, परसिस्टेंस या परसिवियरेंस जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इंफॉर्मेशन सीकिंग करना है, नए नए आइडिया के लिए वेट करना है, ध्यान देना है, हाई क्वालिटी अचीव करनी है, कमिटमेंट रखना है अपने काम की तरफ, एफिशिएंसी रखनी है, सिस्टमैटिक प्लानिंग करना है अच्छे से अपने गोल्स अचीव करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, हर एक प्रॉब्लम एक चैलेंज की तरह लेना है और उसको सही करते हुए आगे बढ़ना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, असर्टिवनेस रखना है कि हम लोग किससे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है और अपने डिसीजन मेकिंग के टाइम में अच्छे से डिसाइड करना है, पर्सुएसिवनेस रखना है, अपने लोगों को आपको इन्फ्लुएंस करना है, एम्प्लॉइज हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं। तो अगर आप साउंड ओपिनियंस एंड लॉजिकल रीजनिंग करें, तो एंटरप्रेन्योर्स दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं। साथ में आप इफेक्टिव स्ट्रैटेजिस्ट होने हैं, आपको देखना है अलग-अलग इंटरेस्ट एंड गोल्स अपनी कंपनी का, वो आप कैसे उस तक पहुँच सकते हैं। और मॉनिटरिंग करनी है कि सारे लोग सही-सही काम कर रहे हैं कि नहीं। और एम्प्लॉइज़ के वेलफेयर के लिए भी हमें ध्यान देना है कि लॉयल एम्प्लॉइज़ हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको हमें सही तरीके से उनको आगे लेके चलना है, उनकी दिक्कतों को सॉर्ट आउट भी करना है। एडैप्टेबिलिटी भी होनी है, अलग-अलग सिचुएशंस में हमें बदलते रहना है, क्योंकि बिज़नेस डायनामिक होता है, वो चेंज होता रहता है। तो आपके ग्लोबलाइज़ेशन होते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आते हैं, उसके साथ आपको बदलते रहना है। साथ ही में डिसीज़न मेकिंग आपको लेना है, डिसीज़न्स आपके सही हों, गलत हों, आपके बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं, तो आपको उस पे भी ध्यान देना है। गोल सेटिंग आपके लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स आपको रखने हैं। आप कैसे उस गोल तक पहुँचेंगे और आपका सोशल जो रहता है, आपका एंटरप्राइज़, वहाँ पे आपका गोल रह सकता है टू सस्टेन इटसेल्फ एंड क्रिएट द इम्पैक्ट दैट इट एम्स टू। और एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, वो अपने लिए अलग-अलग गोल्स रखते हैं और अलग-अलग टाइम के हिसाब से वो गोल उनको अचीव करना होता है। टीम बिल्डिंग जो होती है, इससे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एक साथ काम आके एक साथ काम करते हैं। तो ये अलग-अलग एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जहाँ पे आपके इंडिविजुअल्स एक ही इंटरेस्ट हो जिनका वो साथ में काम कर सकते हैं। तो टीम बिल्डिंग से आपकी प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन बढ़ता है। इंटरपर्सनल स्किल्स जहाँ पे हम सब एक साथ काम करते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन रहता है, कोई एक दूसरे को नाराज़ नहीं करता। क्रिएटिविटी चाहिए होती है, यहाँ पे आप आइडियाज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके अलग-अलग तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। रिस्क टेकिंग जो हमने बात करी, जोखिम उठाना है बट कैलकुलेटेड, तो यहाँ पे लॉस अपना कम से कम करना है और परसिवियरेंस देखना है, मेहनत करनी है और लगे रहना है। सो परसिवियरेंस एंड पेशेंट एंड रेडी टू कंटिन्यू इवन इफ द फर्स्ट बैटल इज लॉस्ट। तो अपने विजन पे बिलीव करना है और साथ ही में नेगोशिएशन स्किल्स ये भी इम्पोर्टेंट होता है अपने बिजनेस का सक्सेस के लिए। आपको लोगों से बात करनी है, आपको देखना है आपके सप्लायर के रिलेशंस, अपने कस्टमर सेल्स, अपने एम्प्लॉयी हायरिंग, अपने इन्वेस्टर्स को लाना, इन सब से आपको बात करनी पड़ती है। हमने दूसरे बुक से ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की बात करी थी, जहाँ पे आप अपना टाइम से मैनेज करते हैं, अपने टीम्स को मैनेज करते हैं, टारगेट सेट करते हैं और फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट जहाँ पे आप वर्क लाइफ बैलेंस लेके आते हैं। साथ ही में आपको अपने सर्विस और डाइवर्सिटी इसको भी वैल्यू करना है, आपको अपने लोगों को अच्छे से ट्रीट करना है, वो किसी भी कल्चर के हों, रेस के हों, रिलिजन को हो, इन सबको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है। तो बेनिफिट क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंसीज की? आपको एक्शंस लेने होते हैं टू इम्प्लीमेंट योर आइडियाज। आप दूसरों की ज़रूरतें समझ सकते हैं जिससे आप उसको फुलफिल कर सकें। आपके स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं, अपने स्टेप्स को आप कैसे प्लान कर सकते हैं, आप एक एक्शन प्लान बना सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ, आप इंटरैक्ट कर सकते हैं कस्टमर्स के साथ, आपको आगे के बारे में आप सोच पाएँगे,
आप अलग-अलग प्लान्स बना सकते हैं, अपने प्लान्स को बदल सकते हैं फीडबैक के हिसाब से और आप अपने इवैल्यूएट कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं द रिस्क इन्वॉल्व्ड और बिल्ड कर सकते हैं टीम को और पेशेंट रह सकते हैं और अपने टीम को मोटिवेट कर सकते हैं। वैल्यू आपकी टीम का, आप बिज़नेस का आप देख सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए और अपने जो भी बिज़नेस है उसको बढ़ाने के लिए आप उसके लिए अलग-अलग चीज़ें या नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की एक्टिविटी आती है जो आप पढ़ सकते हैं। आप इधर से कहाँ से आप फिट बैठते हैं अपने ऊपर ये वाली बातें वो आप लिख सकते हैं। जैसे आई लाइक टू गिव माई सेल्फ चैलेंजेस व्हेन आई टेक ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, वेयर अदर सी प्रॉब्लम्स आई सी पॉसिबिलिटीज। तो ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें आप कहाँ से आप फिट बैठते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। उसके बाद आपका एक और एक्टिविटी आता है टेकिंग इनिशिएटिव। आपने कभी किसी सिचुएशन में इनिशिएटिव लिया है जहां आपने आपसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे आपने कुछ ज्यादा ही किया हो और आप क्रिएटिव रहे हो, तो ये एक एक्टिविटी है आपकी। तो इनिशिएटिव लेते टाइम आपने किस चीज के लिए इनिशिएटिव लिया वो आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर इंफॉर्मेशन सीकिंग है, जैसे इन्होंने कहानी बनाई कि इंफॉर्मेशन कहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे सिमाया है, वो बैग्स एंड वॉलेट्स बनाती थी फिश लेदर से। फिश लेदर इज मेड बाय यूजिंग द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द फिशिंग इंडस्ट्री। तो वो जानना चाहती थी उसके कस्टमर्स कहाँ हैं। उसको ये समझ नहीं आ रहा वो ऑनलाइन बेचे कि ऑफलाइन बेचे या दोनों। तो वो कहाँ पे क्या डिजाइन बना सकती है, लोग क्या खरीदेंगे, वो जानना चाहती है। तो वो क्या कर सकती है। दूसरा ध्रुव का एक केस स्टडी है यहाँ पे कि वो ब्रांड बनाते हैं जो किड्स शूज बेचते हैं। तो वो ऑनलाइन वेबसाइट्स में उन्होंने सेल तो बनाई करी पर उनको प्रॉफिट नहीं मिल पाया। तो वो तरीके ढूंढ रहे हैं अपने लिए कहीं से पैसे उठाएं जहाँ से वो अपना वेबसाइट और एक स्टोर बना सकें। तो ये भी आप कोशिश कर सकते हैं लिखना, आपके पास क्या आइडियाज है इनके लिए। फिर जानवी है जो एक बिजनेस चलाती है ट्रेनिंग वर्कशॉप्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। तो वो बिजनेस रिलेटेड टॉपिक्स और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सिखाती हैं वर्कशॉप्स में, पर वो ये नहीं जानती कि कंपटीशन क्या है। तो वो चाहती हैं कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में जान सके ताकि उसके कस्टमर्स उसके पास आ सके। तो वो क्या कर सकती है। तो गोल सेटिंग के लिए हम यहाँ पे स्मार्ट, ये हमने पिछले सेशंस में भी किया हुआ है। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली गोल्स। तो ये जो गोल्स आपके रहते हैं आप उसको क्लियरली डिफाइन करते हैं और आप अपने एनर्जी को वहां पे फोकस करते हैं। मेजरेबल होता है, आप देख सकते हैं कि आप उसको क्या, आपका गोल आपने अचीव किया कि नहीं, उसको आप मेजर करने के लिए आप रख सकते हैं। अटेनेबल, जो आप पहुंच सके ऐसा गोल आप रखेंगे। रियलिस्टिक है, आप चांद पर पहुंचने का नहीं सोचेंगे, आप अभी अपने बिजनेस को आप कैसे उसको कंडीशंस एंड रियलिटीज ऑफ द बिजनेस उसको आप कैसे बढ़ाएंगे। जैसे आप चाह सकते हैं कि बेस्ट ईयर इन बिजनेस हो या आप रेवेन्यू 50% से बढ़ाएं, पर अगर कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में तो आपका गोल आपके रियलिटी के हिसाब से नहीं है। फिर टाइमली होना चाहिए, टाइम के हिसाब से। अगर आप चाहते हैं कि आपका डेडलाइन हो, आपका गोल वहां पे अचीव हो सके। तो यहाँ पे स्मॉल एक्सरसाइजेस इन्होंने दे रखे हैं। जैसे स्पेसिफिक, आपके गोल्स जो स्पेसिफिक है, गेट इन शेप, ये स्पेसिफिक नहीं है। आई विल गो टू द recreational center Monday, Wednesday and Friday at 6 a.m. and walk around the track for 30 minutes. तो ये स्पेसिफिक है। गेट गुड ग्रेड्स, ये स्पेसिफिक नहीं है। I will sit at the table every day at 3:30 p.m. Work on assignments given that day in school till 4:30. After completion, I will place the assignments in the correct folder, take to school and turn in before class starts. तो ये आपका सही हो गया स्पेसिफिक। गेट रिच, ये फिर से स्पेसिफिक नहीं है। आई विल सेव 25% ऑफ माई पेचेक एवरी मंथ एंड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स अंटिल आई एम 55 years old. मेजरेबल में आपके आउटकम्स क्या हो सकते हैं वो आप देख सकते हैं। अटेनेबल है, जब आपका यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है 10 times द मनी आई मेक कंपेयर टू दिस मंथ। ये अटेनेबल होगा क्या? अभी आप जितना कमा रहे हैं उसका 10 गुना आप कैसे कमाएंगे, कितना टाइम में कमाएंगे, आपने लिखा ही नहीं।
एक्सरसाइज डेली फॉर 1 hour, ये अटेनेबल है। ईट एन एप्पल अ डे, ये अटेनेबल है। वॉच टेलीविजन ऑल नाइट बट वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, ये पॉसिबल नहीं है। लिव इन अंटार्कटिका फॉर अ ईयर आफ्टर आई हैव लिव्ड इन मुंबई ऑल माई लाइफ, ये भी पॉसिबल नहीं है। रियलिस्टिक जो है कि आपने मैराथन रन करना है पर आपने कोई ट्रेनिंग नहीं करी, तो क्या आप ये कर पाएंगे? I will walk every day for 30 minutes for 1 week, jog for 30 minutes for 2 weeks, add 5 minutes to my workout every week until I reach 60 minutes and continue training for 3 months. I will run the marathon on Saturday. तो ये अगर आप ये सारा ट्रेनिंग कर सकते हैं तभी आप कर पाएंगे। टाइमली है, अपने आप को एक गोल के लिए आप डेडलाइन सेट करें। तो यहाँ पे आप सबके गोल सेट करें। उसके बाद आपका यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का एक एक्टिविटी है। एस्ट्रोनॉट्स जो थे जेम्स लॉवेल, जॉन एल स्विगर्ट एंड फ्रेड एच हेज, फ्रेड डब्ल्यू हेज, ये सारे जो तीनों एस्ट्रोनॉट्स थे ये केप कैनेडी में अपोलो 13 में गए। तो जैसे कि हम इस एक्टिविटी में डिस्कस कर रहे थे कि आप एक स्पेसशिप के क्रू के मेंबर हैं और आपका जो स्पेसशिप है वो मून के अंधेरे वाले साइड पे लैंड हो जाता है। तो आपको क्या क्या सामान मिला हुआ है, आप उसको कैसे यूज करेंगे और आपको क्या जरूरत पड़ेगी अपने स्पेसशिप तक वापस पहुंचने की, तो ये एक एक्टिविटी है। फिर इसके बाद एक और एक्टिविटी है टीम बिल्डिंग की, फिर एक अडेप्टेबिलिटी की और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक एक्टिविटी है जहाँ पे एक स्मार्ट स्टार्टअप्स हैं, इंटरव्यू बिट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के इंटरव्यू प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म है, तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ सकती है, उनके प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं। क्योर फिट है एक स्टार्टअप इन द फिटनेस एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री, उसका एक पार्ट ऑफ ईट फिट है, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। 1mg इज इंडियाज लीडिंग कंज्यूमर हेल्थ प्रोग्राम, ऑनलाइन फार्मेसी नेटवर्क एंड जेनरिक मेडिसिन इंजन, तो ये हर इंडियंस का ट्रस्टेड पार्टनर हो सकता है, तो उसको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एडुकार्ट है जो एक एजुकेशन का सिस्टम है, मार्केट प्लेस है जहाँ पे शॉर्ट सर्टिफिकेशन कोर्सेज एंड डिग्री प्रोग्राम्स हैं। फिर रिसाइकल बैंक है जो आपके हाउस होल्ड वेस्ट को रिसाइकल करता है और आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं जब भी आप कुछ रिसाइकल करते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक्टिविटी है जहाँ पे आप एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और रोज के प्रॉब्लम्स आपको क्या नजर आ रहे हैं, हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो एक एक्टिविटी है। फिर यहाँ पे एक्टिविटी 12 जो है वो क्रिएटिविटी की, यहाँ पे स्कैम्पर एक टेक्निक आपको बताया गया है which has been created by Bob Ebel। बॉब एबल जो है वो एक ऑथर है बुक्स के फॉर क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन। तो स्कैम्पर एक सेट ऑफ 7 थिंकिंग टेक्निक्स है जहाँ पे आपको मदद मिलती है सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए। स्कैम्पर एक एक्रोनिम है, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म है जहाँ पे हर एक अक्षर जो है वो एक डिफरेंट टेक्निक को बताता है। तो एस से सब्स्टिट्यूट, कुछ हटा के कुछ नया ऐड कीजिए। कंबाइन, एक या दो चीजों को एक साथ जोड़ के एक नया कुछ नया बनाएं। अडेप्ट, उसको चेंज करें ताकि वो स्पेसिफिक सिचुएशन में यूज हो सके। मॉडिफाई, मिनिफाई, मैग्नीफाई, उसका साइज चेंज करिए, शेप या कलर या कुछ भी चेंज कीजिए। पर्पस, पुट टू अदर यूज, उसको कुछ और तरीके से यूज कीजिए। एलिमिनेट कीजिए, जो जरूरी नहीं है उस पार्ट्स को हटा दीजिए। और रिवर्स या रीअरेंज कीजिए, उसको उल्टा या तिरछा कर दीजिए या कुछ और तरीके से इसे यूज कीजिए। तो यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे यहाँ पे आपके बर्गर दे रखे हैं, तो हर एक कंट्री के लिए उसको अडेप्ट करना है टू लोकल फ्लेवर्स। बन को एवोकाडो से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सॉस को आप सैलड ड्रेसिंग से चेंज कर सकते हैं, कंबाइन में आप उसको आइसक्रीम कोन या बर्गर कोन कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं बाय ओपन बर्गर या बर्गर फ्लेवर चिप्स, या उसको बर्गर कैंडीज पुट टू अनदर यूज, या एलिमिनेट कर सकते हैं सो द बर्गर विद द डिप। तो स्कैम्पर से आप एक बेटर स्कूल डेस्क या चेयर बना सकते हैं, अपना आइडियाज ड्रॉ या लिख सकते हैं। आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप क्या कंबाइन करेंगे, आप क्या अडेप्ट करेंगे, क्या मॉडिफाई करेंगे, आप क्या यूज कर सकते हैं, आप क्या एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमने आज स्कैम्पर वाला टेक्निक सीखा। अब हमने
10 अनकन्वेंशनल यूजेस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। ये भी क्रिएटिविटी, हम पेपर क्लिप से और क्या कर सकते हैं, हम टेनिस बॉल से और क्या कर सकते हैं, क्लोथ हैंगर से, फेदर से, वाटर बॉटल से। तो ये सब हमने एक्टिविटीज करी। यहाँ स्किल बेस्ड एक्टिविटीज आ गई हैं और आपके यहाँ पे आपके के आंसर्स आ गए हैं और इसके साथ ही आपका ये सेशन भी खत्म होता है।